जय महामाया एस्ट्रोयंत्रिक चैनल में स्वागत है आपका। आज हम लोग पार्ट 47 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 46 तक हमने जाना किस प्रकार से जो सूर्य हैं वह अपने गुण परिचय के बदौलत या गुण परिचय के अनुसार वह किस भाव में, मेष लगन में किस भाव में क्या फल देते हैं और किस ग्रह के साथ युति में। उसी क्रम में हम बढ़ते हुए आज चंद्रमा के ऊपर बात आते हैं। जब चंद्रमा की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। लेकिन चंद्रमा के बारे में अगर हम वैसे बात करें तो ऋग्वेद में पहली बार या ऋग्वेद में मोस्टली जो प्रयोग हुआ है शब्द वो चंद्र सम का हुआ है, ना कि चंद्रमा के बारे में हुआ है। चंद्रमा का या चंद्र का जो पहला बार जो इस्तेमाल हुआ है शब्द का वो अथर्ववेद में हुआ है। कालवाचक में इसका जो नाम ऋग्वेद के अनुसार इसको मास कहा गया है। मास हम जानते हैं कि चंद्रमा के कारण ही मास की नाम पड़ा हुआ है कि चैत्र मास कौन सा होगा, वैशाख कौन सा होगा, यह उसी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर फिर आगे आते हुए बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि यजुर्वेद में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। वो बोलते हैं कि ये संतुलित करते हैं कि अगर आपका दिमाग में भी कुछ बोलते हैं, दिमाग का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रमा। तो इससे तो और हम भी वैदिक शास्त्र में भी कहते हैं, वैदिक ज्योतिष में भी कहते हैं कि चंद्रमा वो है, वो मन का कारक है। मन के बारे में विचार करना हो तो चंद्रमा के बारे में करते हैं, चंद्रमा से करते हैं। और चंद्रमा के 27 पत्नी थी जो कि राजा दक्ष की 27 पुत्री, जिसमें से जो कहानी है कि तारा उनकी जो पत्नी है उनसे बुध का जन्म हुआ है, जो ग्रह बुध का जन्म हुआ है। और चंद्रमा की उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी को एक आपने सुना ही होगा, ब्रह्मा जी को मानव कल्याण के लिए मानव का निर्माण करना था। तो उन्होंने अपने एक उनका मानस पुत्र अत्रि ऋषि हुए। तो अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी अनुसुईया, तो इन लोगों के ब्रह्मा विष्णु महेश के पत्नियों के कहने पर माता अनुसुईया का जो सतीत्व भंग करने के लिए तीनों को बोला कि आप जाइए इनका सतीत्व भंग कीजिए। तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाते हैं और नग्न अवस्था में पहुंचते हैं अनुसुईया जी के पास और वो बोलते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए, मतलब कि आपके स्तन से मेरे को दूध पान करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ। तो बोला कि आप मेरे बालक बन जाइए। तो उन्होंने बालक का जन्म, उन्होंने बालक के रूप में इन तीनों को तो अपना दूध भी पिलाया। तो ये भी कहानी आपको मालूम होगा। उसके बाद जब अत्रि जी आते हैं तो उनका जो एक मन से जो एक दिव्य ज्ञान के थ्रू एक बालक का उत्पन्न हुआ मन के थ्रू उनका, तो वो चंद्रमा, ऐसा कहते हैं कि उनका चंद्रमा नाम दिया। और चंद्रमा के बारे में यह भी कथा है, ये कथा आपको भागवत में मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत पुराण में मिलेगा। और दूसरा है कि जब क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा का जो उधर सौंदर्य वाला जो चंद्रमा थे उनका जन्म हुआ। और वहाँ पर तो इसका मतलब तो लक्ष्मी जी का भी जन्म वहीं पे हुआ, समुद्र मंथन के थ्रू हुआ। तो समुद्र मंथन से यह तो बात सिद्ध हुआ कि चंद्रमा लक्ष्मी जी के सहोदर भाई हैं, अपने भाई हैं। जब तो इसका मतलब तो यह भी हुआ कि चंद्रमा, इसमें तो लक्ष्मी के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम ज्योतिष में माता लक्ष्मी के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्रमा जो अधिपति हैं लक्ष्मी यानी धन के बारे में, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। तो कालचक्र की कुंडली में द्वितीय हाउस जो कि वृषभ राशि है, द्वितीय हाउस कौन सा है, हमारा धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है। तो मनुष्य के लिए सबसे बहुमूल्य धन क्या हुआ, उसका परिवार हुआ, उसका कुटुंब हुआ और संचित धन हुआ। क्योंकि जब जातक जन्म लेता है तो शरीर के बाद जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए, वो क्या है, वो है कि उनको दूध का सेवन हो। तो दूध का सेवन कैसे होता है, जो उसके पुराने जन्म का जो संचित धन था इस जन्म में माता के थ्रू उसको मिलता है, या पिता के थ्रू जो कि कर्म किया गया है उस प्रकार से उसको कुटुंब के थ्रू फायदा होता है। तो यह तो चंद्रमा के बारे में था। चंद्रमा से हम अगर
बात करें फसल के बारे में, तो फसल में कपास हो गया, चावल हो गया, और इस तरीके से हमारे लोटस प्लांट हो गए। इससे हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो जो मन का तो है ही है, जलीय ग्रह भी है, तो जल से जो भी बीमारी होने वाली होंगी तो चंद्रमा कारक तत्व हैं, जो कि हमारे लाल जो हमारा खून है उस पर मंगल का अधिकार है। लेकिन जो धमनियों में से निकलता है, जो ट्रैवल करता है, जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है, उस पर चंद्रमा का उस पर अधिकार है। तो भाव ब्लड का चंद्रमा हो गए, मन का कारक भी चंद्रमा हो गए, धन के कारक भी चंद्रमा हो गए। उसके बाद हम बीमारी में जाते हैं तो मूत्र कक्षी या महिलाओं का जो प्रॉब्लम होता है बीमारी, उनमें भी चंद्रमा का अधिकार है। कफ से रिलेटेड जो भी परेशानी आएगी वो चंद्रमा ही देंगे। मानसिक असंतुलन वह भी चंद्रमा के कारण आता है। तो चंद्रमा का प्रयोग, हाँ, और दूसरी बात, अगर हम ज्योतिष में सूर्य को राजा मानते हैं तो चंद्रमा रानी हुई, और चंद्रमा रानी हुई तो सारे निपुणता वाले जो कार्य हैं, जो शांति का कार्य है, वो चंद्रमा के अधीन आ जाता है। इसके बाद हम जब चंद्रमा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा के कारण जो जीव, जो जगत है, संसार है, अगर सूर्य को मानते हैं कि वो प्राण है, अगर सूर्य ना हो तो ये जगत नहीं रहेगा, ये संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, प्रलय प्रलय हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार है। अगर जगत में सूर्य आत्मा है तो उस जगत का प्राण क्या है? वह चंद्रमा है। अगर चंद्रमा भी ना हो तो जीव भी कुछ नहीं बचेगा, संसार बिल्कुल खत्म हो चुकी है भी। तो इसलिए चंद्रमा को प्राण के रूप में भी माना जाता है। तो हमारा लगन है, लगन को देह मानते हैं, तो चंद्रमा के इसका जो निर्धारण या फलित करने के लिए हमें चंद्रमा का जो अवस्था है, चंद्रमा का जो स्थिति है, उसको देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर किसी भी जातक के कुंडली के लिए उनका प्राण होता है, मन होता है। हमने बताया था कि जब हम कुंडली में तो उसका देह देख लेते हैं कि वो शरीर से किस प्रकार से दिखने में, ये एक्सटर्नल है, लग्न से हम एक्सटर्नल उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इंटरनल वो कैसा होगा, उसका माइंड किस प्रकार से काम करेगा, या वो क्या सोच रहा होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात में जब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करेंगे तब आपके बारे में थोड़ा बहुत उसके माइंड की अंदरूनी बात पता चलेगी, लेकिन हम चंद्रमा की स्थिति के कारण हम उसके बारे में जो अंदर ही मतलब आंतरिक वो क्या सोचता है, इंटरनली वो कैसा है। कभी कभी बंदे को देखेंगे बहुत ज़्यादा ही हंसमुख होगा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, या अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदमाश टाइप में। कुछ बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, तो किससे पता चलेगा? उनका शरीर से तो पता चलेगा, लेकिन ब्रेन की एक्टिविटी क्या है वो चंद्रमा के थ्रू ही पता चलता है। तो चंद्रमा किसी भी कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी चंद्रमा के संकलन में मेष लगन में हम आज आए हुए हैं, और आज बात करेंगे कि मेष लगन में प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल देगा। अगर चंद्रमा लगन में हो तो क्या फल मिलेगा। लगन के स्वामी कौन हुए? मंगल। और यहां पर चंद्रमा हैं तो क्या होंगे? चंद्रमा मंगल के मित्र हैं। और चंद्रमा की एक और बात है कि कहा जाता है कि जो कि यहां के, अभी मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन है? मंगल है। सूर्य क्या हुए? राजा रानी हुए। ठीक है, इनसे क्या हो उत्पन्न हुए? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के इफेक्ट कहां पे हुए? पृथ्वी पर हुए। तो पृथ्वी पर हम इनको राजा मानते हैं, यानी पिता सूर्य को मानते हैं और माता चंद्रमा को मानते हैं। अगर मान रहे हैं तो उनका कौन हुआ संतान? जो धरा पर है, धरा से हम बात करेंगे तो वो पृथ्वी हुई, और पृथ्वी के पुत्र क्या हुए? मंगल। तो मंगल और चंद्रमा को यहाँ पे फिर से बोलते हैं नाना नानी का रिश्ता भी है, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी ज्योतिषीय गणना पर आएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। मंगल अष्टम और पहले भाव का स्वामी है, तो जातक थोड़ा सा दम्भी होगा, मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। उसके बाद चंद्रमा जो कि केंद्र के स्वामी हैं, और वह केंद्र में लगन में बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनके माता के तरफ से उनको फायदा मिलेगा। माता से उनको, जब तक माता रहेंगी
उनकी मदर हैं, तब तक उनको मॉनेटरी टर्म्स में उनको सदैव ही पैसा मिलेगा, सदैव ही उनको धन से कभी कमी नहीं है जब तक माता रहेंगे। और इनको माता के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी होगा, लेकिन हाँ गुस्सैल प्रवृत्ति को होंगे। और दूसरा है कि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठने के बाद यह सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि जो सप्तम दृष्टियों से अपने सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव कौन से हुए? सप्तम भाव उनका पार्टनर का हुआ, उनकी जया मतलब पत्नी की हुई। जब पत्नी है तो उनकी सुंदर होंगी, वो चंद्रमा के समान गोरे होंगे, चंद्रमा के समान चंचल होंगे, चंद्रमा के समान ही देखने में होंगे। इनके घर में हम देखेंगे जो वाइट कलर्स है, या उनको जो चंद्रमा के जैसे वाइट कलर जो चमकीले जैसे जैसे सिल्वर इनके पास अधिक होगा, चांदी का इनको फायदा होगा, चांदी से इनको फायदा होगा। तो चंद्रमा इस प्रकार से यहाँ पर फल देते हैं। बाकी चंद्रमा तो चतुर्थ भाव में, तो इनको सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा के साथ यहाँ पर अगर मंगल आ गए, सूर्य आते हैं, पहले माफ कीजिएगा, सूर्य आ गए तो क्या होगा? सूर्य हमने बताया था कि मेष में यहाँ पर उच्च के होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो इनको राजतुल्य योग मिलता है। ये राजा के समान सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी रहते हैं, ये राजनेता भी बनते हैं, ये इनके अच्छे से लेवल इनकी मेंटेन रहता है। ये ऑल ओवर अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य और चंद्रमा। और यह सूर्य चंद्रमा अमावस्या के आसपास तो इनका जन्म होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और क्या हुए चंद्रमा एक साथ हैं। तो कौन से महीने? तो वैशाख माह के अमावस्या के दिन इनका जन्म होगा, सुबह प्रातः काल में इनका जन्म होगा, सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर। तो यह सूर्य के साथ फल था। उसके बाद मंगल आ गए, तो मंगल पहला और 8वां भाव का स्वामी है। अगर मंगल छिन्न हो या किसी अन्य ग्रह से भी दृष्टिगत हो जो कि क्रूर ग्रह हो, तो और यहाँ पे इनका पावर कम हो, तो इनमें प्रॉब्लम यह रहती है कि इनको देह से शारीरिक कष्ट रहता है, इनमें इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। अगर मंगल बली हो, चंद्रमा के साथ यहाँ पर हो, तो कचक योग या महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है, क्योंकि यह लग्नेश लग्न में है और चतुर्थेश वह भी लग्न में है, वह दोनों मित्र राशि में हैं। और तो यहाँ पर ये महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। और 28 वर्ष की आयु में इनको धन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, यानी धनवान हो जाते हैं 28 वर्ष तक। यह अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तक सफल व्यक्ति में गिने जाते हैं। मंगल के बाद अगर बुध आए, बुध यहाँ पे तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, लगन के स्वामी के मित्र नहीं हैं और चंद्रमा के भी मित्र नहीं हैं। तो मित्र क्यों नहीं है, इसके बारे में हम कभी और कहानी बताएंगे। अभी हम सिर्फ ज्योतिष को समझते हैं, और हमारा मेन मकसद भी है जो ज्योतिष है वो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, तो हम उसको बारे में बात करते हैं। वैदिक की कभी भी इसके बाद डिस्कशन, साहित्य जो वैदिक साहित्य के बारे में जब बात करेंगे तो हम कभी और चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो बुध और चंद्रमा मित्र नहीं है, नैसर्गिक मित्र नहीं है, तो क्या फल देंगे? तीसरा हाउस किसका है? तीसरा हाउस भाई बहनों का है, पराक्रम का है। तो ये डरे डरे से रहेंगे, भाई बहनों के साथ इनका मनमुटाव होगा, या उनका जो वैचारिक मतभेद भाई बहनों के साथ होगा, पराक्रम उतना ज़्यादा नहीं होगा। छठा भाव इनका शत्रु है, शत्रु भी इनको दबाने का प्रयास करेंगे, या ये कहीं पर भी जाएंगे। अगर आप देखते होंगे कुछ व्यक्ति जो कि स्टेज पर जाते ही डरने लगते हैं, या कहीं पर और भी जाके फील्ड में या कहीं पे प्रेजेंटेशन करना हो तो यहाँ पे डरने लगेंगे, तो यह बुध और चंद्रमा के कारण होता है। गुरु जैसे यहाँ पर आएंगे, चंद्र और गुरु यहाँ पर गजकेसरी योग बनाएंगे। गजकेसरी अर्थात हाथी के मस्तक के समान। तो यहाँ पर दैट मीन्स कि इनको परेशानी नहीं रहता। यह बहुत ही तार्किक, बुद्धिमान, योगवान व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं। तो यह योगकारी माना गया है, क्योंकि मेष लगन में गुरु नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो त्रिकोण जब लगन में आ जाए तो वह अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा। साथ ही चंद्रमा यहाँ पर अपने स्वराशि मित्र राशि में है, तो यहाँ पर भी यह अच्छा फल देता है। गुरु के बाद यहाँ पर शुक्र आ गए, तो क्या फल देंगे?
चंद्रमा शुक्र के साथ, तो शुक्र द्वितीय और सप्तम हाउस के स्वामी हैं। सप्तम हाउस इनका लाइफ पार्टनर का, तो लाइफ पार्टनर के साथ इनका बनेगा, लाइफ पार्टनर से इनसे सुंदर होंगी, लाइफ पार्टनर इनको सक्सेस में सहायता करेंगी या इनका पार्टनरशिप अच्छा चलेगा। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, यहाँ पे किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे। शुक्र के बाद शनि आते हैं, और शनि या चंद्रमा इसमें से दोनों में पीड़ित हो तो देखा गया है कि उनको थोड़ा बहुत मेंटली तनाव रहता है, वो कार्य के क्षेत्र से थोड़ा सा परेशान रहते हैं या आय को लेके यह परेशान जरूर रहते हैं चंद्रमा और शनि के कारण। शनि और चंद्रमा के कारण देखा गया है कि यह मानसिक तनाव तो रहता ही रहता है, लेकिन फायदा यह है कि यह व्यापारी होते हैं, कुशल व्यापारी होते हैं। अगर शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो यह कुशल व्यापारी होंगे। चंद्रमा मतलब डिग्री या कोई अन्य ग्रह इसको नहीं देख रहा हो, क्रूर ग्रह या पाप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यापारी होते हैं। इनको आप कह नहीं सकते कि कितने जल्दी ये सक्सेस करते हैं। और जिस प्रकार से शुक्र यहाँ पर, चंद्रमा और शुक्र वाहन के लिए भी शुभ है, तो उसी प्रकार चंद्रमा और शनि भी जब व्यापारी होंगे तो वाहन के लिए शुभ होगा ही होगा। राहु, जब राहु पर आते हैं तो राहु यहाँ पर देखा गया है कि शुभत्व फल नहीं देता है। चंद्रमा के साथ यहाँ पर राहु बात का सिर्फ धनी होगा, सिर्फ बात फेंकने में फेंकूचंद होंगे, या सिर्फ बात इतना ज़्यादा बोलेंगे कि उनका कोई तोड़ नहीं होगा। ये झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें राहु चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, जिसके कारण यह बातूनी भी होंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, और उतना अच्छा यहाँ पर रिजल्ट नहीं देखा गया। परेशान तो होंगे ही होंगे, विद्या से रह के इनको परेशानी होगा, या हायर एजुकेशन नहीं होंगे, झूठ बहुत बोलेंगे। और केतु होगा तो केतु के थ्रू इनको पत्नी के साथ समस्या होगी, पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे। एक बार हो सकता है तो इनका जो मैरिड लाइफ है वह बिल्कुल टूटने के कगार पर आ सके, या मैरिड जो कि विवाह के लिए जब किसी को ढूंढने जाए तो वहाँ पर इनका एक बार रिश्ता जरूर टूटने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो केतु के साथ भी वहाँ पर अच्छा नहीं दिया, पत्नी के साथ मनमुटाव रहेगा ही रहेगा, और बातूनी रहेंगे, और ये इनकी बातों में दोष होता है, यानी बोली में इनकी दोष होता है। तो यहाँ पर केतु अच्छा फल नहीं दिया गया। तो इस फल को कम करने के लिए, जो इसके अशुभत्व फल हैं उसको कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो चंद्रमा जो बताया था कि इनको सिल्वर या चांदी, दोनों एक ही हैं, चांदी के बर्तन का या चांदी के ज्वेलरीज का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, माता की सेवा सदैव करनी चाहिए। तीसरा, सोमवार को बरगद के पेड़ को मीठा पानी से सींचना चाहिए। चौथा, 24 वर्ष से कम की आयु में तो शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा मानसिक तनाव है तो चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, और उनको अगर नींद से रिलेटेड कोई समस्या है, नींद नहीं आ रहा है, तो अपने पलंग में, पलंग के जो आप बोल सकते हैं बेड के पैरों के नीचे तांबे की कील उसमें ठोक देना चाहिए। यह हमारा चंद्रमा के अशुभ तो फल को, प्रभाव को कम करने के लिए उपाय थे। अब हम आपसे वही बोलेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं, तो आप भी पाठ को क्रम वाइज पढ़ते रहिए और रेगुलर इसको फॉलो करते रहिए, तो नहीं तो आपका बहुत सारे जो पाठ हैं वो छूट सकते हैं। और
अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक ससमय पहुंचता रहे और आप ज्योतिष के सरलते भाव से जो फलादेश है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको और भी अच्छे ढंग से समझेंगे। अगर कोई टिप्पणी हो या कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या कोई अन्य माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।